तो यहाँ पर आपको समझ गए मैदान है और ये हमारी मजबूरी में हमको बनाना था, मतलब कनेक्टिविटी करना ही था, इसलिए हम आपका पहाड़ों को भी तोड़कर हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जहाँ जहाँ हमको जगह मिला वहाँ हमने आपको क्या किया है, सड़क बनवाया है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है। इस सड़क को कुछ कुछ जगह पे आपको ध्यान रखना है। जैसे हम आपका जाएंगे कांकेर, तो कांकेर में सबसे पहले हम आपका जिला में आएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, चरामा, चरामा के बाद यहाँ पर कांकेर, कांकेर के बाद हम आपका सीधा कहाँ जाएंगे, आपका कोंडागांव में, तो कोंडागांव में हमको मिलेगा केशकाल घाटी, और मतलब केशकाल वाला तहसील और घाटी भी। फिर हम यहाँ पर आएंगे, आगे जाकर हमको क्या मिलेगा, केशकाल के बाद, केशकाल के बाद हम सीधा इधर आपका माकड़ी है और इधर माकड़ी केशकाल, ठीक है, सीधा कोंडागांव। कहाँ जाएंगे हम लोग, आपका कोंडागांव, तो कोंडागांव पहुँचेंगे। कोंडागांव के बाद सीधा हम आपका जगदलपुर में जाएंगे, क्योंकि आपका बस्तर का आपका मुख्यालय क्या है, जगदलपुर। फिर नीचे जाएंगे तो हम आपके यहाँ कोंटा, यहाँ पर आपका सुकमा जिला का मुख्यालय, तो यहाँ पर सुकमा है। क्लियर है, इसी रोड पर। और यहाँ जाएंगे तो गीदम, और गीदम के बाद सीधा आपका भोपालपट्टनम, तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। भोपालपट्टनम तहसील, और भोपालपट्टनम कहाँ पड़ता है, आपका बीजापुर में पड़ता है। एक्चुअली क्लास बहुत फास्ट चल रही है ना, इस वजह से मैं पहले क्लियर नहीं किया हूँ कौन कौन से तहसील है, तो मैं पूरा 170 जो 173 तहसील है मैं सबको पढ़ाता हूँ, ठीक ना। अच्छा, तहसील का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो तहसील को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। क्लियर है, आप उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। तो समझ आया परिवहन में, तो परिवहन में आपका रेल है, और रेल में क्या है, सेंट्रल रेलवे सड़क में कौन कौन सा, नेशनल हाईवे 63 और नेशनल हाईवे आपका 30 और नेशनल हाईवे 163A। क्लियर है, इसको भी ध्यान रखना है। बन जाएगा सड़क भी परिवहन। एक आपका यहाँ पर हवाई, मतलब यहाँ पर रेल अड्डा, मतलब आपका क्या है, आपका हवाई पट्टी है, या आपका बोल सकते हैं एयरपोर्ट खुल रहा है आपका, तो हवाई पट्टी बोल सकते हैं, या एयरपोर्ट लिख लेंगे आप लोग। तो आपका एक कहाँ बन रहा है, आपका जगदलपुर में उड़ान आपका शुरू होने वाला है, जगदलपुर। क्लियर होने वाला है, मतलब बन चुका है कंप्लीट, अब शुरू हो सकता है मेरे ख्याल से। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपका इतना है आपको परिवहन में। अब क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, अब हमारा क्या है, क्या यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है और आपका रेलवे के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखो दल्ली राजहरा है, तो दल्ली राजहरा से आप सभी को पता है लोहा खत्म हो गया वहाँ का, जितना आपका लौह था भिलाई स्टील प्लांट ने जितना उत्पादन करना था कर लिया, भविष्य में अब ज्यादा दिन का वहाँ कुछ बचा नहीं है। तब उसको मालूम है कि मुझे अब कहाँ करना है, अब आप आगे मुझे कहाँ करना है, जहाँ लोहा मिलेगा वहाँ जाएगा। और इसलिए दल्ली राजहरा से ये है आपका नारायणपुर और आपका कांकेर के बीच का आपका जगह, और ये है आपका रावा घाट, और रावा घाट से लेकर दल्ली राजहरा के बीच क्या बनाया जा रहा है, रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन आपका बनाएंगे, लेकिन आपके तो खनिजों के लिए होगा, लेकिन साथ साथ आपका किसके लिए आपका प्रॉफिट करेंगे, आपका मतलब यहाँ से आपका जो पैसेंजर के लिए भी सुविधा देंगे। मतलब यहाँ से पहली बार आप देखो रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है। क्लियर है। अब दूसरा यहाँ से जब आएगा तो यहाँ से आपका मोड़कर आपका कहाँ जाएंगे, आपका जगदलपुर। तो कहाँ तक जोड़ेंगे, जगदलपुर। मतलब दो फेस में आपका क्या किया जा रहा है, रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। पुराना रेलवे लाइन कहाँ है, ये दंतेवाड़ा का क्या है आपका किरंदुल, और किरंदुल से लेकर आपका क्या है विशाखापट्टनम, ऐसा जा रहा है। तो ये वाला कोस्टल रेलवे का है, और कोस्टल रेलवे तो उधर चले जाएगा, लेकिन ये वाला जो रेलवे लाइन बन रहा है ये SECR, यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ये रेलवे बनेगा, और दो फेज से बन रहा है। इसको ध्यान रखना है। दल्ली राजहरा से कहाँ बनेगा, रावा घाट बन रहा है, और दूसरा हमारा क्या बन रहा है, रावा घाट से लेकर आपका जगदलपुर। मतलब पहली बार बस्तर संभाग से कनेक्टिविटी करने की क्या की जा रही है, प्रयास की जा रही है, और संभव हो जाएगा। तो आपको प्रस्तावित में हमको ध्यान रखना है, प्रस्तावित में दो रेल को ध्यान रखेंगे। प्रस्तावित में हमको कितना रेल ध्यान रखना है, दो। पहला आपका क्या है भाई, दिल्ली से लेकर, आप पूरा लिखेंगे ना, दिल्ली से लेकर कहां तक जा रहा है आपका रावा घाट, और दूसरा हमारा कहां जा रहा है, रावा घाट से लेकर आपका जगदलपुर जा रहा है। कहां जा रहा है, जगदलपुर। समझ कर पढ़ना है ना, ऐसे नहीं पढ़ लेंगे हम लोग। मैं पूरा बस्तर संभाग को आज पढ़ाऊंगा, पूरा भूगोल। क्लियर है ना, ताकि आपको कभी भूगोल ना छोड़े। सब कैसे ऐसे करके पढ़ेंगे, फिर एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर एक बार पूरा परिवहन पढ़ाऊंगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, फिर एक बार मैं रेल पढ़ाऊंगा, रिकॉल हो जाएगा, फिर एक बार पूरा उद्योग पढ़ाऊंगा, आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप लोग इसको पहले बनाइए, आप लोग मतलब इसको लिखेंगे आप लोग अच्छे से। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, उद्योग हो गया। तो हमने आपका खनिज, मतलब चट्टान से खनिज, खनिज से उद्योग, उद्योग से परिवहन, ये सब देख लिया। अभी नगर वगैरह को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। लेकिन अब तो हमारे वाला क्षेत्र बच गया मिट्टी वाला, तो मिट्टी वाला को पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, परिवहन भी होगा। परिवहन को भी आप लोग हर किसी के लिए अलग अलग डायग्राम बनाएंगे ना, उसी में आप लोग को नहीं करना है। सबके लिए अलग अलग आप डायग्राम बना कर रखेंगे। क्लियर है ना। आपको एक ही में सब नहीं बनाना है, हर चीज के लिए आप बस्तर एक बना लेंगे। जैसे मैं मिटा दिया, अब दूसरा आप लोग भी बना लेंगे। क्लियर है। ऐसा बना लेंगे। कितना टाइम लगता है, सॉरी, ठीक है, ये वाला पोर्शन। चलिए, बस्तर बन गया आपका। अब हमने आपका देखा चट्टान, चट्टान से आपका क्या बनता है, दूसरा चीज आपका मिट्टी।
आपको एकदम क्लियर होते जाएगा देखना। तो चट्टान सब हम आपको क्या पढ़ेंगे, मिट्टी, जैसा जैसा चट्टान होगा वैसा वैसा मिट्टी बनेगा। भाई हमने क्या चट्टान देखा यहाँ पर, आर्कियन, और मैंने पिछले क्लास में बताया था आर्कियन से सबसे बेकार आपका क्या बनता है, मिट्टी बनेगा। कौन सा मिट्टी बन रहा है यहाँ पर, तो आर्कियन से यहाँ पर आपका मिट्टी बनता है आपका लाल बलुई मिट्टी। क्या बनेगा, लाल बलुई मिट्टी। ये क्या होता है इसको समझाता हूं मैं आप लोग को, लास्ट क्लास में कोई खास नहीं बताया था, अब बताता हूँ। लाल बलुई मिट्टी क्या है आपका, आर्कियन से बनेगा लाल बलुई। पहले देख लेते हैं दूसरा क्या चट्टान पाया जाता है, धारवाड़। तो धारवाड़ पाया जाएगा, तो धारवाड़ से दूसरा प्रमुख हमको यहाँ पे मिट्टी क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, ये भी लाल बलुई ही बनाता है, लेकिन जहां जहां पानी अगर मिल जाएगा इस मिट्टी को तो लाल दोमट मिट्टी हो जाता है। देखेंगे कहाँ का। बाकी जो मिट्टी है जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी बहुत कम क्षेत्रों पर पाया जाता है, क्योंकि मिट्टी आपका यहाँ पर नीचे चट्टान तो जैसा है, लेकिन मिट्टी के क्षेत्र में हम आपका देखेंगे चट्टान तो पाया जाएगा अलग अलग, लेकिन मिट्टी के क्षेत्र में ऊपर में फैल गया है आपका कौन सा वाला मिट्टी, ये लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। तो बस्तर में आपका बेसिकली हमको यहाँ पर दो ही मिट्टी को देखना है, लाल पीली भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में कोई डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसको आपको स्किप कर रहा हूँ। और आपका जो लावा से आपका काली मिट्टी बनता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर दो ही मिट्टी दिख रहा है, क्योंकि बुक जो है स्टैंडर्ड बुक उसमें भी आपको दो ही मिट्टी की बात कही, तो दो ही मिट्टी को हम यहाँ पर आपका देखेंगे। तो लाल बलुई मिट्टी और आपका लाल दोमट मिट्टी, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो जहां जहां मैदान वाला भाग है, मतलब ये वाला मैदान वाला भाग है, ये पोर्शन क्लियर है ना, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग में हम आपका देखेंगे इन क्षेत्रों पर। तो इन क्षेत्रों पर आपका जब यही लाल बलुई मिट्टी को जब आपका वर्षा मिल जाता है और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, तो ये वाला बन जाएगा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, तो ये आपका ये वाला पोर्शन क्या होगा, लाल दोमट मिट्टी बस्तर का। और बचा हुआ बाकी पूरा भाग में आपका यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लाल बलुई मिट्टी। आप लोग भी मैप बनाएंगे छोटा सा और वहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी और मैदानी वाला भाग में क्या है, लाल दोमट मिट्टी, दो मिट्टी है। अब देखो भाई इस मिट्टी की क्या खासियत है, देखो जो आर्कियन चट्टान है ये आपका प्राचीन चट्टान है, आपके रवेदार चट्टान होता है। कैसा होता है, रवेदार, मतलब ऐसा चट्टान है यदि आप इसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, आप ले आएंगे एक आध आर्कियन चट्टान खोदकर उसको पटकेंगे बार बार पटक कर देखना क्या हो, आपको उसको पत्थर हथौड़ा भी मार देना और क्या वो चट्टान पूरी तरह से एकदम आपका बारीक हो जाए, जैसे रेत हो जाता है बारीक एकदम उसको पीस सकते हैं क्या, नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे जो होते हैं, जो चट्टान है वो जब छोटे छोटे माइक्रोमीटर टूटते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे हमको धातु मिलते हैं और कठोर धातु रहता है, और जो उसके बीच का जो आपका जो अणुओं का जो आपका जो घनत्व होता है वो काफी कंसंट्रेट होता है और एकदम आपका बंधा हो रहता है, और इसलिए वो एकदम बारीक नहीं टूटेगा, मतलब चिकना नहीं हो सकता। जैसे बाकी जगह आप लोग देखते हो, महानदी के आसपास जाते होंगे तो वहाँ आप रेत उठाते हैं, काफ़ी चिकना रेत है, मिट्टी उठाते हैं, काफ़ी चिकना मिट्टी है आपका, देखे होंगे ना आप लोग, तो वहाँ पर इस तरह चिकना नहीं रहता हो, मतलब वो आपका दरदरा वाला होता है, या उसी को बोल देते हैं कंकड़ पत्थर होते हैं, और उसी को छत्तीसगढ़ी में बोल देते हैं कंकड़ पत्थर, गोटा सुने होंगे आप लोग, इतना बड़ा बड़ा व्हाइट कलर का, रेड कलर का। तो कुछ इस तरह से क्या बन जाते हैं यहाँ पर आपके कंकड़ पत्थर बनते हैं, उसी को बोलते हैं कंकड़ पत्थर, क्लियर है ना। अब जो कंकड़ पत्थर है आपकी जो रवेदार चट्टान है, ये आपका इसको नदी जो है कितना भी आपको उसको क्या करे, अपर्दन करने का प्रयास करे, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा भी रहता है, इतना ज्यादा छोटा भाग देखिए, इतना इससे छोटा वो होता ही नहीं है। और इसलिए क्या होगा, जब वो छोटा होगा नहीं तो मतलब हम आपका देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से आपको फैला रहेगा, आपका एकदम छोटा नहीं है ना भाई, रेत होता है तो आपका देखेंगे आप लोग मिट्टी के साथ आपका मिक्स हो जाता है, लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है मिट्टी के साथ, जैविक पदार्थों के साथ, और इसलिए आपका गड़गड़ा टाइप का रहता है, दरदरा बोल सकते हैं, कंकड़ पत्थर इसमें आपका। अब देखो ये जो कंकड़ पत्थर टाइप का है, अच्छा चलो दिमाग में याद रखें आप लोग को एक चीज, आप लोग कभी भी जंगल गए होंगे ना, जंगल कभी गए होंगे, जंगल कोई ना कोई तो जंगल गए होंगे, आसपास देखे होंगे, जब भी जंगल गए होंगे तो आप लोग को याद दिमाग में आ रहा होगा, आप लोग अब जाएंगे तो ध्यान रखना, वहां जंगल पेड़ों के नीचे देखना, वहां पर किस टाइप की मिट्टी आपको मिलेगी, वहां पर एकदम चिकनी मिट्टी नहीं मिलेगी जो खेतों में मिलता है। खेत में देखते हो कैसा मिट्टी मिलेगा, कन्हार मिट्टी, मस्त काली भूरा मिट्टी मिलेगा, आपका लाल पीली मिट्टी, आप उसको छू कर देखना एकदम आपका क्या रहेगा, भुरभुरा रहेगा वो आपका, ठीक है ना। लेकिन जब जंगल जाओगे देखना तो वहां पर छोटे छोटे पेड़ों के नीचे देखना कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह सब रहता है बहुत सारे, वहां पर आपको एकदम प्लेन चिकना मिट्टी मिलेगा नहीं। तो आप लोग समझ जाना ये आपको क्या मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है। क्या मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी, मतलब वहां पर कंकड़ पत्थर है। इस बार जाकर देखना, या तो फिर कोई वीडियो होगा उसमें भी देख लेना, आपको वहां पे पहले आप लोग देखना वहां पे जमीन पे क्या है। अब देखो यहाँ वर्षा होगा तो बताओ, यहाँ पर जब वर्षा होगा तो बताइए क्या होगा, क्या ये पानी को रोक के रख पाएगा, जो गोटे होते हैं फिर कंकड़ पत्थर होते हैं जो आपके
बजरी वजरी हैं, क्या रोक पाएगा पानी को? नहीं, पानी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इनके बीच आपका गैप हो जाता है, और गैप हो जाएगा मतलब पानी स्लिप होकर नीचे चले आएगी, हो जाएगा स्लिप। मतलब ये जो मिट्टी होता है इसकी जल धारण क्षमता बहुत कमजोर होती है। कमजोर मतलब नहीं के बराबर भी होता है कई जगह तो, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो पानी जब गिरेगा तो पानी क्या हो जाएगा, जब उस पर गिरेगा तो स्लिप होकर सीधा नीचे चले आएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा, स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, और जाकर एक जहां पर कठोर चट्टान या फिर उस जगह पर स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। जब स्टोर नहीं होगा तो हम यहाँ पर कोई भी पौधा लगाएंगे, वो काम का है क्या बताओ हमारा? नहीं, क्योंकि पानी तो नीचे चले जा रहा है, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर उस प्रकार के पौधे नहीं लगेंगे जो पौधे आपका लंबे समय तक आपके सर्वाइव करते हैं, या फिर जो पौधे ऐसे जो बाकी सामान्य मिट्टी में होते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ और प्रकार के पौधे और कुछ और प्रकार के पेड़ लगेंगे जिनकी जड़ी की गहराई काफी लंबी हो, तो हम देखेंगे इस टाइप के हमको यहाँ मिट्टी पानी स्लिप हो जा रहा है। दूसरा, जब आपका यहाँ पर पानी आपका स्लिप हो रहा है तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर जो खनिज लवण है, क्योंकि बहुत सारे जैविक पदार्थ इसके ऊपर गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं आपके यहाँ पर, क्लियर है ना, और भी कई सारे जैविक पदार्थ जिसमें बहुत सारे आपके क्या है, आपके मिनरल्स हैं, और मिट्टी पे ऑलरेडी मिनरल्स रहता है, तो ये मिनरल्स आपके यहाँ पर रहेंगे ऊपर में, मिट्टी के ऊपर, जो पौधों को ग्रोथ करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब है ना भाई, ये सब तो जमीन के अंदर पाए जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा मात्रा में, यही तो पौधों को क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए आपका। अब बताओ आपका यहाँ पर जो रहेगा जितने भी खनिज और लवण, मैं क्या नाम ले रहा हूँ, खनिज लवण, लवण नाम सुन रहे हैं। लवण का साफ अर्थ हम आपका सामान्य भाषा में बोल सकते हैं नमक, नमक को जनरली हम लवण बोल देते हैं ना, एक चालू भाषा, साइंस की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। और इसी को हम आपका लवण को एक और चीज क्या बोल सकते हैं, क्षार, क्या बोल सकते हैं, क्षार। और क्षार में जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, सोडियम, एनपीके बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब क्या है, सब क्षारीय आपके धातु हैं, सब क्षार धातु। और सब सोडियम, पोटेशियम, लवण क्या होते हैं आपके यहाँ पर ऊपर में है, जब पानी गिरेगा तो पानी के साथ बहकर क्या होता है, ये भी स्लिप होकर कहाँ जाता है, नीचे, और यहाँ पर आपका फैल गया, यहाँ आ गया नीचे, और ऊपर में बचा है क्या, कुछ बताओ, कुछ भी पौष्टिक या खनिज लवण या फिर कोई भी पोषक पदार्थ नहीं बचा है, मतलब सारी क्षार वाली चीजें नीचे आ जाती हैं, और ऊपर में बच जाता है आपका अम्लीय चीज, जो पेड़ पौधों के जो आपके जलीय जीव होते हैं वो ऊपर में आपको वहां पर रह जाते हैं। और इसलिए ये ऊपर वाला भाग जो है, ये मिट्टी का ऊपर की परत है, ये परत कैसा हो जाता है, तो ऊपरी परत क्या होगा, अम्लीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपरी परत कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है आपका, पीएच वैल्यू 7 से कम मिलेगा, 7 के आसपास मिलेगा, मतलब 7 से थोड़ा कम या 7। और आपका नीचे वाला परत क्या होता है, क्षारीय, मतलब ऊपरी परत अम्लीय है। इसका मतलब ये हमारा लाल बलुई मिट्टी कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकृति का मिट्टी होता है, एसिडिक आपका क्या होता है, सॉइल, इसको ध्यान पे रखना है। क्यों एसिडिक सॉइल है, क्योंकि सारी आपके मिनरल्स बहकर कहाँ हो गई, आपका नीचे चला गया है, और पानी आपका जो जल को धारण करने की क्षमता, जो मिट्टी की क्वालिटी को दर्शाता है, विशेषता को, वो भी इसमें नहीं है, मतलब जल को रोक ही नहीं पाता, सीधा नीचे स्लिप कर देता, तो पौधे ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। और इसलिए हम आपका देखें तो आपकी ऊपरी परत अम्लीय है, मतलब इसकी विशेषता में देखेंगे तो कैसी आपका अम्लीय। और दूसरा हम आपका देखेंगे जल धारण क्षमता क्या है, आपका जल धारण क्षमता कम, मतलब पानी को रोक नहीं पाता। मतलब जब जल धारण क्षमता भी, दूसरा अम्लीय भी, मतलब जहाँ अम्लीय होता है वो हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं होता, धान वान वहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, मतलब गेहूं भी नहीं हो पाएगा वहाँ पर, क्लियर है ना। और इसलिए हमारा जो मिट्टी है ये हमारे लिए काम की मिट्टी नहीं होती है, और एक आपका एक खराब मिट्टी के अंदर हम इसको आपका कैटेगराइज करते हैं। सेम टू सेम आपका लाल दोमट मिट्टी भी वैसी है, लेकिन लाल दोमट आपका दोमट नाम आ गया है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जब नदी आपका यहाँ से दूसरा नदी से कंकड़ पत्थर बहता है, ये वाला चट्टान टूट टूट कर क्या बनाएगा, रवेदार बनाएगा। देखो पूरा आपका पठार है, ये पठार से टूटेगा, यहाँ पर रवा निकलेगा, लेकिन नदी अपने साथ कुछ और अगर लेकर आई है साथ में, तो इसके साथ मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है आपका मिक्स, और मिक्स होने से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम कंकड़ पत्थर है, थोड़ा सा जल धारण क्षमता आ जाता है। यहाँ पे भी चट्टान है, चट्टान नदियाँ पर्दन कर करके तोड़ तोड़ के यहाँ पर लाएगी, और दूसरा नदियों के साथ इस क्षेत्र से अगर कुछ आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका कुछ मिक्स हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर हमको दिखाई देगा जो मैदानी भाग है वहाँ पर लाल दोमट क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, और थोड़ा सा क्वालिटी में लाल बलुई से ठीक रहता है। लाल बलुई एकदम ही खराब रहता है, और लाल दोमट थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पर जल धारण क्षमता भी अच्छा है, और आपका क्या है, अम्लीय भी प्रकृति भी थोड़ा कम है। तो बन जाएगा लाल बलुई मिट्टी कैसा कहाँ पाया जाता है, बस्तर में आपका अम्लीय प्रकृति का, और दूसरा क्या है आपका जल धारण क्षमता, ना नाइट्रोजन, ना पोटास, ना फॉस्फोरस, कुछ भी नहीं है, मतलब खनिज लवण की दृष्टि से भी कमजोर है, तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी काम का नहीं होता, और लाल दोमट मिट्टी भी काम का। और
और इसलिए हम आपका देखें, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसलिए अगर हम आपका देखें तो इसलिए हमारा बस्तर संभाग कृषि की दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ है। कृषि की दृष्टि से क्या है, पिछड़ा। वहां पर उतना खेती नहीं होता जितना छत्तीसगढ़ के मैदान पे होता है। वहां जाकर खेत नहीं मिलेगा आपको, जब जाएंगे बस्तर, कभी गए होंगे घूमने तो देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा खेत आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा। वहां पर आपके फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है, वहां पर इस टाइप की कृषि एकदम से नहीं होती। पहला बात समझ आ गया। तो वनस्पति, तो हम आपका देखेंगे आपका मिट्टी, मिट्टी क्या है यहाँ पर खराब, और मिट्टी हमको किस टाइप की मिट्टी मिल रहा है, अम्ली। और जहां जहां अम्ली प्रकार की मिट्टी पाई जाती, मतलब जिसका आपका प्रकृति अम्ली है, वहां पर हमको उसी प्रकार के हमको क्या मिलेंगे, वनस्पति मिलेंगे, वेजिटेटिव्स मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलेगा। और इसलिए जहां जहां अम्ली आपके क्या होंगे, आपके अम्ली मिट्टी होंगे, वहां हमको क्या मिलेगा, साल वन मिलेगा, आपका सॉल फॉरेस्ट बोलते हैं इसलिए। और पूरा का पूरा बस्तर देखो, ये वाला पूरा क्षेत्र आपका अम्ली क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र आपका कॉर्नर कॉर्नर अम्ली क्षेत्र है। और इसलिए इस पूरे क्षेत्र में हमको किस टाइप के वन मिलेंगे, साल वन हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में थोड़ा कम साल वन है, मैदानी इलाका, यहाँ पर खेती होगा, और ये पूरा क्षेत्र में हमको क्या मिलेगा, साल वन। और इसलिए बस्तर को हम साल वनों का क्या बोलते हैं, द्वीप। क्योंकि साल वन क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी है। और जहां जहां अम्लीय प्रकृति का मिट्टी मिलेगा वहां हमको क्या मिलेगा, सालवन। तो इसलिए अब आपको देखना है, अगला मैप बनाएंगे और वन को देखेंगे यहाँ पर कि बस्तर जो दंडकारण्य पठार है वहां पर हमको किस प्रकार का क्या मिल रहा है, आपका फॉरेस्ट मिल रहा है, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर। अब देखो भाई, फॉरेस्ट में देखेंगे सालवन, तो पूरा बस्तर में सालवन मिल रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसे जहां सालवन नहीं है। मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर कोटरी नदी बह रही है, और जब कोटरी नदी यहाँ पर बह रही है, थोड़ा सा कट क्या था ना, कोटरी नदी ऐसे बह रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ मैदान बना। और इस भाग में हम आपका देखेंगे अबुझमाड़ की पहाड़ी है। क्या है भाई, अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी में तो पूरा सालवन है आपका, ये पूरा सालवन है। क्लियर है। लेकिन साथ साथ जब अबुझमाड़ की पहाड़ी यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला जो ये वाला भाग है, ये वाला नारायणपुर में देखेंगे नदी वाला आसपास, तो नदी वाले भाग में ये वाला पोर्शन में अगर हम कॉर्नर पर भी थोड़ा सा देखें, ये वाला पोर्शन ऐसा कॉर्नर ऐसा ऐसा बना लेना, सेडेट कर लेना, ऐसा कोटरी नदी के आसपास को ना ऐसा सेडेट कर लेना। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलेगा सागौन। क्या मिलेगा, सागौन वन। तो हमको आपका साल वन तो मिलेगा पूरा बस्तर में, ये पूरा साल वन है। क्लियर है ना, क्या है आपका सालवन। लेकिन आपका नारायणपुर से लेकर आपका नारायणपुर का कॉर्नर कॉर्नर थोड़ा सा कांकेर का वाला भाग, वहां पर हमको क्या मिलेगा, ये सागौन है। और बाकी पूरा भाग हमारा क्या है, सालवन है। ये भी क्या है, पूरा आपका सालवन। तो पूरा बस्तर में क्या मिलेगा, सालवन। तो सालवन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हमको कहाँ मिलेगा, नारायणपुर के जो खुरसेल घाटी है, खुरसेल, तो खुरसेल घाटी में हमको क्या मिलता है, आपका खुरसेल घाटी, जहाँ इंद्रावती नदी बहती है ना, इंद्रावती और आपका कांगेर का जो आपका यहाँ पर बहती है, इस वजह से खुरसेल घाटी। और खुरसेल घाटी में हमको सागौन वन मिलेगा। कहाँ मिलेगा, दंडकारण्य के पठार में। और कोई वन मिलता है क्या, यस, एक और वन मिलता है, बांस वन। क्या मिलेगा, बांस वन। और बांस वन भी हमको दिखाई देता है, आपका बस्तर में दिखाई देता है। यहाँ बहुत बांस पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बांस पाया जाएगा, एक तो बस्तर में बांस पाया जाता है। क्लियर है ना। दूसरा बांस कहाँ पाया जाता है, सुकमा में भी हमको बांस बहुत मिलता है, बांस का प्रोडक्शन बहुत होता है। कांकेर का पूर्वी हिस्सा में हमको कहाँ मिलेगा, बांस मिलेगा। कोंडा गांव में भी यहाँ बांस मिलता है, और यहाँ से बांस से संबंधित कुछ आपकी जनजाति हैं जो बांस से संबंधित कार्य करते हैं। तो बांस आपके छिटपुट जगह, मतलब 4 जगह याद रखना, कांकेर है, कोंडा गांव है, बस्तर है, और सुकमा में भी क्या मिलेगा, बांस मिलेगा। तो बांस वन भी पाए जाते हैं। हम लोग रट्टा मार के बैठते हैं, सिर्फ साल वन साल नहीं है, सागौन भी, और साथ ही साथ क्या है वहाँ पर बांस के भी वन। बांस मतलब बहुत सारे बांस मिलेंगे वहाँ पर। एक वीडियो भी आया रहा होगा, देखे होंगे आप लोग, कांकेर का, कोरबा का आया था आपका। क्लियर है, जो आपका जा रहा होगा ना वो वीडियो आप लोग, क्या है, फॉरेस्ट गार्ड ने पकड़ लिया था आपको बांस चुराते हुए, उसको, किसको, आपका उनके जो अधिकारी रहेंगे, ठीक है ना, एसीएफ था शायद, मेरे एसीएफ नहीं, रेंजर था शायद था। क्लियर है। तो चलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमको इस टाइप के वन मिलेंगे, लेकिन साथ साथ हमको क्या मिला है, कुछ मिश्रित वन मिलेंगे। मिश्रित वन भी हमको कुछ कुछ जगह मिलते हैं। मिश्रित वन मतलब कुछ अलग प्रकार के हमको यहाँ वन मिलेंगे, और इस वन पे हमको बहुत सारे वन उत्पाद हैं। उसमें हमको तेंदू भी मिलता है, यहाँ पर तेंदू के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। तेंदू के साथ हमको और क्या क्या मिलेगा, मतलब तेंदू पत्ता संग्रहण होता है यहीं पर आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपके लाख भी कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं। महुआ मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महुआ है, महुआ का शराब बनाते हैं। महुआ ताड़ मिलता है, यहाँ पर ताड़ी बोलते हैं, जिससे सल्फी बनेगा। शराब है, बस्तर बियर बोलेंगे। तो इस कुछ वन भी हमको यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ मिश्रित वन भी हैं। तो इन सब जगह पर हमको यहाँ पर कुछ बस्तर में मिलेगा। बस्तर को समझना है ना, दिमाग में पिक्चर बनाना है कि बस्तर में ये सब पाया जाता है। ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए।
तो समझ आया आप लोग को। मिट्टी से हम आपका पढ़ लिए आपका 1 और 1 से पढ़े हम लोग आपका इस टाइप के साल 1, सागौन 1 और आपका बांस 1। अब आगे मिट्टी से वनस्पति हो गया। अब वनस्पति से हम आपका क्या देखेंगे, 1 हो गया। अब जहाँ जहाँ फॉरेस्ट होगा मतलब वहाँ की क्या होगी, जलवायु क्या होगी, डिसाइड होगी। तो अब हम अगला टॉपिक क्या है आपका, जलवायु। तो देखते हैं भाई जलवायु आपको भारत के भूगोल में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। एक पूरा छत्तीसगढ़ का जलवायु पढ़ेंगे तब अलग से पढ़ेंगे। देखो भाई जहाँ बहुत ज़्यादा वन होगा और जहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा आपका वन होगा, साल वन होगा। तो साल वन में क्या होती है, आर्द्रता धारण किया रहता है। मतलब जहाँ जहाँ साल वन होगा वो क्या करता है, वहाँ की ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। उसकी क्वालिटी है ह्यूमिडिटी बढ़ाने की, क्लियर है, साल वन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इस वजह से वहाँ पर हम देखेंगे तापमान काफ़ी क्या रहता है, कम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ जहाँ आपका साल वन है मतलब वहाँ पर क्या है, तापमान औसत रहता है, बहुत ज़्यादा तापमान नहीं रहेगा। मतलब यदि गर्मी के दिनों में भी अगर आप बस्तर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, आपको एकदम बहुत गर्मी नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना। बरसात के टाइम भी जाएंगे तब वो भी अच्छा लगेगा, और ठंडी के टाइम जाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा एकदम टेम्परेचर डाउन नहीं रहेगा, आपको बढ़िया आपकी ह्यूमिडिटी रहेगा, मौसम अच्छा रहता है। और इसलिए तो बस्तर को स्वर्ग कहा जाता है ना, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बस्तर में तापमान औसत रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर क्या है, साल वन। और दूसरा क्या है, साल वन आपका होने की वजह से एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण क्या है, आर्द्रता लिख लेना यहाँ पर। और दूसरा कारण यह है यहाँ पर, अब ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होता है, तो ये क्या करेगा, वर्षा को आकर्षित करता है, मतलब जलवायु को आकर्षित करेगा। और इसलिए वर्षा भी क्या होती है, यहाँ पर औसत से ज़्यादा होती है। तो वर्षा आपका औसत से ज़्यादा होगी, कहाँ पर होगा, आपका बस्तर पे। और सबसे ज़्यादा घने वन हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपका अबुझमाड़। और अबुझमाड़ में घने वन है, यहाँ से आपका जैसे भारत है, ध्यान देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ से मानसून आएगा और आते ही जैसे बस्तर में टच करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा वन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो मैदान है, फिर पठार है, और फिर उसको दिखाई देता है आपका अबुझमाड़। और अबुझमाड़ में क्या कर देगा, सबसे ज्यादा यहीं पर वर्षा कर देता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में, कहां पर, आपका अबुझमाड़ में। इसको ध्यान रखना है ना आपको, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, सबसे ज्यादा वर्षा होता है अबुझमाड़ में। एक प्रश्न बढ़िया ये आया था कि आपका ऐसा कौन सा स्थान है जहां जहां वर्षा कम होता है, उसमें एक जगह का नाम दिए थे बस्तर जिला। तो देखो बस्तर जिला में क्या है भाई, देखो ध्यान से, बस्तर जिला थोड़ा सा यहाँ पर है, देखो बस्तर जिला थोड़ा सा मैदानी वाला क्षेत्र है। जब यहाँ से मानसून आता है थोड़ा मैदान पड़ता है, पठार है तो उतना वर्षा नहीं करता है, जबकि जहाँ आगे जाएगा तो इन क्षेत्रों पर ज्यादा वर्षा करेगा, यहाँ ज्यादा वर्षा होगा, यहाँ ज्यादा वर्षा होगा। तो बस्तर जिला अपेक्षाकृत पूरे बस्तर में बस्तर जिला में वर्षा कम होती है एज कंपेयर टू बाकी जिला। सबसे ज्यादा वर्षा अगर हम आपका देखें तो अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, यहाँ पर आपका क्या होता है, ज्यादा वर्षा, बस्तर में थोड़ा सा कम। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र हम आपका अबुझमाड़ में भी बोल सकते हैं, इसको आपका चेरापूंजी की संज्ञा दे सकते हैं, हालांकि ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा है, आप ऐसा मान सकते हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, चेरापूंजी में। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है आपका, तो वह है आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ का पर्वत। क्यों अबुझमाड़ का पर्वत, सबसे घने जंगल अगर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है तो बस्तर ही आज भी। और वहां पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं, साल वन है आपका, और घने साल वन के कारण वर्षा को आकर्षित करेगा, जलवायु को, और इसलिए सर्वाधिक वर्षा भी कहां होगा, आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी। क्लियर है, इतना आप लोगों को भी पता होगा, बन जाएगा। अब आप गया, वर्षा हो गया, खूब पानी गिर गया, आपका जलवायु भी पढ़ ली, तापमान बढ़िया रहेगा, यहाँ पर मौसम अच्छा सुहाना रहेगा आपका। और जब वर्षा होगा, वर्षा से आपका क्या होगा भाई, किससे टकराएगा वर्षा के बाद, बताइए आप लोग, पर्वतों से टकराएगा। और टकराने के बाद अब क्या बनना शुरू हो जाएगी, नदियां बनना शुरू हो जाती, मतलब नदी बहेंगी। अब हम आपका अगला पढ़ने वाले हैं आपका अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, क्लियर। अपवाह तंत्र में मैंने बताया था यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है, आपका मुंगेर पर्वत। कहाँ है, कालाहांडी, उड़ीसा। मुंगेर पर्वत से एक नदी निकलेगी, नदी का नाम क्या है बताइए आप लोग। यहाँ पर एक नदी आ रही है, इंद्रावती नदी। यहाँ नासिक महाराष्ट्र से एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम क्या है बताइए आप लोग, गोदावरी नदी। दोनों आपका ऐसे मिलकर बहेंगे, मतलब आपका इंद्रावती नदी किस में जाकर मिल जाएगी, गोदावरी में। मतलब गोदावरी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है इंद्रावती नदी, और आपका बहकर आगे ऐसे निकल गई। इधर से आपका क्या है, कोरापुट से आपका, कोरापुट पर्वत है, जगह का नाम है कोरापुट, आपका कहाँ, उड़ीसा। और यहाँ से एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम है आपका क्या, इस नदी का नाम है सबरी। क्या नाम है इसका, सबरी। इसका नाम क्या है, इंद्रावती। अभी पढ़ा चुका हूँ ना, थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल। इंद्रावती, इसका नाम क्या है, गोदावरी। ऊपर से एक नदी आ रही है आपका, ये नदी का नाम है आपका कोटरी। क्या है आपका, कोटरी।
3 नदी है। तो आप देखो बेसिकली आपका इंद्रावती है, सबरी और कोटरी। अब इन नदियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये इंद्रावती हमारे बस्तर की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। जीवन रेखा मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जीवन रेखा मतलब हम सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर दृष्टिकोण से जिस पर हमारा जो बस्तर का जो जीवन है, मतलब बस्तर के जो लोग, वहाँ के जो लोग हैं, उन पर आपका ये आधारित होती है। वो तो आपका कोई अगर नदी उस पर आधारित है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवन। मतलब इस नदी के माध्यम से आपका कह सकते हैं कि वहाँ का जीवन चल रहा है, क्योंकि जल ही अंततः क्या होता है? जीवन। और सभी नदियाँ किस में जाकर मिलती है? इंद्रावती पे। तो इसलिए हम आपका बोलेंगे बस्तर का आपका, यदि हम आपका देखेंगे तो इंद्रावती को क्या बोलेंगे? बस्तर की जीवन रेखा। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पठार है। मैंने अभी बताया था दोनों पठार का स्लोप कैसा है? ऐसा। ये पठार है आपका बस्तर का पठार है, उत्तर पूर्व का पठार कुछ ऐसा, बीच में क्या बह रही है? इंद्रावती। तो इधर से ढलान है, ढलान मतलब ऐसा बना तो ढलान यहाँ से नदी बहेगी, ये ढलान है तो यहाँ से नदी बहेगी, मतलब दोनों ढलानों से क्या आएगा? आपका नदी आएंगी। और इसलिए यहाँ पर हम आपका देखेंगे माकड़ी तहसील कोंडा गांव से यहाँ से एक आपका नदी आ रही है, उस नदी का नाम है आपका नारंगी। क्या नदी है? नारंगी। अभी से इसको नदी को पढ़ना है ना, खत्म करना बस्तर का। एक बार फिर नदी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नदी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अभी समझना है, बस्तर को पूरा लेकर चल रहा हूँ ना अभी मैं। क्लियर है ना? तो आपको यहाँ पर क्या नदी है? नारंगी। दूसरा नदी हम आपको यहाँ पर आएगा आपका जो बड़े डोंगर, अभी पढ़ाया था 3 डोंगर, आरी डोंगर, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर। तो बड़े डोंगर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम क्या है? बोर्डिंग। बोर्डिंग स्कूल होता है ना, वैसे टाइप का बोर्डिंग। क्या है आपका? बोर्डिंग। क्लियर? फिर आपका यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर जो कांकेर है नीचे, इधर कोंडागांव, दोनों के बीच में यहाँ पर है, तो यहाँ पर है गुडरा। क्या है? गुडरा। और यहाँ पर क्या है आपका? निबरा। निबरा लिखेंगे, निबरा, ठीक है ना? तो निबरा, तो गुडरा, निबरा, ये है आपका कोटरी। और यहाँ पर एक और नदी आ जाता है आपका जाटलूर। जाटलूर नदी। क्लियर है? जाटलूर में हम देखेंगे। तो कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निबरा नदी, कोटरी नदी, जाटलूर। तो ये सब किस में जाकर बह रही है? आपका इंद्रावती। अब आप नदियों को देख के समझ गए ढाल कैसा होगा? मतलब ये वाला ढाल ऊपर है, ऐसा उठा हुआ, और ये ढाल आपका कहाँ जा रहा है? नीचे आपका ढलान है, और सब किस में जाकर मिलेंगे? इंद्रावती में मिलेंगे। क्लियर है? आप देखते हैं और कुछ नदियां हैं क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे आप लोग 2 नदियाँ आपका, ठीक, डांगरी डोंगर पहाड़ी। एक डांगरी है डोंगर, और डांगरी डोंगर से 2 पहाड़ी आपका यहाँ से नदी निकलेंगी, और इन दोनों नदियों को नाम है आपका संखनी डंकनी। तो यहाँ से संखनी है और यहाँ से डंकनी है, ठीक ना? संखनी डंकनी, डांगरी डोंगर की पहाड़ी से तो संखनी और क्या है? डंकिनी। तो संखनी डंकनी को याद रखना है। और ये संखनी डंकनी जहाँ मिलती है, यहीं पर क्या है आपका? दंतेश्वरी माता का मंदिर है आपका दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेश्वरी माता का मंदिर। और ये आगे जाकर यहाँ पर किसके पास मिल जाएगा? बारसूर के पास। तो बारसूर को ध्यान रखें, बारसूर जगह का नाम है, दंतेश्वरी जगह का नाम है। संखनी डंकनी दोनों क्या है आपका? नदी। तो देखो भाई, यहाँ से नदी इस तरफ जा रही है, मतलब स्लोप इधर है, ढलान इधर है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक है आपका ये तालपेरू, तालपेरू, और तालपेरू किस में जाकर मिल जा रहा है आपका? इंद्रावती में नहीं मिल रहा है, किससे मिल रहा है आपका? गोदावरी में। और दूसरा है चिंतावागु। चिंतावागु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। तो तालपेरू और चिंतावागु दोनों किस में जाकर मिल रहे हैं आपके? दोनों मिल रहे हैं हमारे आपका इंद्रावती में। क्लियर है ना? सॉरी, गोदावरी पे। अब हम आपका देखेंगे यहाँ से कुछ नदी बहती, देखो बताया था ये आपका क्या मैदान है, यहाँ पठार है, मतलब ढलान इधर होगा, और इसलिए यहाँ से एक नदी ऐसे बह रही है, इस नदी का नाम है कांगेर। क्या नदी है? कांगेर। और कांगेर के यहाँ से एक और सहायक नदी आ रही है आपका, इसका नाम है कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार। मुनगा बहार। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो आपको इतने नदियों को ध्यान पे रखना है। बेसिकली आपको इतने नदियाँ आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कहाँ पर? आपका बस्तर पे। तो बस्तर की सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती नदी। आप कैसे बहा कर आपका जा रही है, यहाँ पर गोदावरी से मिल गई, नीचे आपका बह गई आपका। क्लियर है? इधर से सबरी, उसके बाद उधर कोटरी। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो ऊपर सारी नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, कोटरी, जाटलूर। नीचे से कौन कौन सारी? संखनी डंकनी आ रही है, मिल गई दंतेश्वरी के पास। और आपका संखनी कहाँ मिल रहा है आपका? इंद्रावती पर, बारसूर के पास दंतेवाड़ा में। फिर आपका गोदावरी में तालपेरू, चिंतावागु है। अब बहुत छोटे छोटे नदियाँ, लेकिन हम मुख्य उधर जिसकी लंबाई थोड़ी बहुत कम से कम हो। कांगेर में देखेंगे तो आपके यहाँ पर बस्तर से निकल रहा है कांगेर नदी, सबरी में जाकर मिल गया, और उसकी कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार। तो इतने नदियों को आपको क्या करना है? ध्यान पे रखना है। क्लियर है? अब इतने नदियां ध्यान पे रख लें। क्लियर है ना? बन जाएगा। थोड़ा सा लंबाई देख लेंगे तो यहाँ पर अगर बस्तर में देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपका? इंद्रावती। इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। सबरी की लंबाई है 173 किलोमीटर। आपका कोटरी की लंबाई है 135 किलोमीटर।
क्लियर, आपको 3 को बस याद रखना, बाकी सबकी लंबाई दिया भी नहीं है। तो इंद्रावती 264, सबरी 173 और आपका कोटरी 135। अब जहां जहां नदियां जा रही मतलब वहीं वहीं क्या बनेगा आपका मैदान, तो बताया था यहाँ पर इस क्षेत्र पर हमको मैदान मिलेगा, कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन बनाएगा, ये आपका पूरा बस्तर का मैदान और ये आपका क्या कहलाएगा, बस्तर का मैदान कहलाएगा। क्लियर है, बन जाएगा, वो पहले ही बता दिया था। अब मैंने बताया था जब नदी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ जलप्रपात है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात को देख लेते हैं हम लोग। तो जलप्रपात यहाँ पर देखो, चलो इंद्रावती नदी है, नदियों को पूछा जाता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात है। तो इंद्रावती नदी पर एक सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, आप सभी को मालूम है। इस प्रसिद्ध जलप्रपात में नंबरिंग कर रहा हूँ। पहला आपका यहाँ पर है चित्रकोट, कूट नहीं है ना, कोट है, याद रखना, चित्रकोट जलप्रपात। और इसी को बोला जाता है भारत का नियाग्रा। नियाग्रा कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका में जो आपका नियाग्रा वाटरफॉल है विश्व का सबसे चौड़ा आपका वाटरफॉल है, और हमारे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है तो वो चित्रकोट है, छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि भारत का सबसे चौड़ा। तो भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है आपका जलप्रपात बोल सकते हैं। क्लियर है, जलप्रपात। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, आप में से अधिकांश लोग चित्रकोट जलप्रपात गए होंगे, तो चित्रकोट जलप्रपात पड़ेगा, आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला हमको कहाँ मिलेगा, जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पर आपका बारसूर के पास, बारसूर से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक जलप्रपात मिलेगा, और ये बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, सप्तधारा जलप्रपात। क्या है आपका, सप्तधारा या 7 धारा जलप्रपात। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि दंतेवाड़ा में है कि आपका बीजापुर। भाई आपको कहीं भी जाकर देखेंगे, आप नेट में भी सर्च मारेंगे किसी बुक में तो सब जगह दंतेवाड़ा है, लेकिन कुछ बुकों ने क्या लिख दिया वहां पर बीजापुर, तो आपको दंतेवाड़ा लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। तो सप्तधारा जलप्रपात आपका ये भी इंद्रावती नदी पर है, ये दोनों इंद्रावती नदी पर, और कहाँ पड़ेगा ये आपका दंतेवाड़ा में सप्तधारा जलप्रपात। सप्तधारा मतलब इंद्रावती नदी ऐसे आ रही है और अलग अलग हिस्सों में, कभी यहाँ पर माना कि मुख्य नदी है तो यहाँ पर मतलब 7 जगह वो क्या की है आपका, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, मतलब उसकी जो छोटी मोटी सहायक नदी 7 भागों में बटा हुआ है, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सप्तधारा। जैसे भेड़ा घाट में आपका 7 भाग में बट गया नदी, छोटी छोटी क्या बनाते हैं जलप्रपात, तो वैसे यहाँ पर सप्तधारा जलप्रपात, सबका नाम देख लेंगे हम लोग आपका। क्लियर है। और कौन कौन सी प्रमुख आपका है, तो जाटलूर में है तो जाटलूर जलप्रपात है आपका, इसको ध्यान रख लेंगे। फिर आप देखेंगे आपका कांगेर, कांगेर में हम देखेंगे कांगेर में मुनगा बहार, तो ये आपका तीसरा नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। और तीसरा मुनगा बहार, तो मुनगा बहार पर क्या है आपका मुनगा बहार नदी पर कौन सा जलप्रपात है यहाँ पर आपका, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, भारत का नहीं है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। नहीं, भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे जलप्रपात है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमको कौन सा जलप्रपात है आपका, तीरथगढ़। 300 मीटर 300 फीट में भी 300 फीट में भी आपका क्या हो रहा है, आपको ऊपर से गिर रहा है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है आपका, ये आपका चित्रकोट है, और आपका क्या है, सप्तधारा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले क्लास में बताया था, जहां पर चट्टान होगा वहां पर क्या होगा, नदियां क्या होती, देखो ध्यान से, मुलायम चट्टान है तो तोड़कर आगे निकल जाएंगी। यहाँ पर इंद्रावती चाहती तो, या फिर छोटे मोटे नदी चाहते तो पूरा तोड़ तोड़ के इसको मैदान बना देते, और छत्तीसगढ़ का जैसा मैदान वैसा, लेकिन नदियां नहीं तोड़ पा रही। क्यों नहीं तोड़ पा रही हैं, क्योंकि चट्टान बहुत कठोर है, इस चट्टान के अंदर लौह है, इसका पाया जा रहा है, लोहा पाया जा रहा है, बहुत कठोर है, और इसलिए जब चट्टान तोड़ ही नहीं पा रहे उसको, और इसलिए जब चट्टान तोड़ नहीं पाएगा तो वहाँ घाटी बन जाता, और क्या बनेगा आपका, जलप्रपात बनाने का काम करता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप सब लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे आप लोग, चित्रकोट जलप्रपात की बात करो, देखे उस चित्रकोट जलप्रपात, ऐसे नदी बह रही है और ऐसा गिरकर आप कैसा बहता है, देखें आप लोग। जब आप बरसात के दिनों में देखोगे खूब सैलाब रहता है, खूब बहुत आपका पानी रहता है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी चीज जाएगा तो उसको बहाकर तोड़ देगा, कौन, इंद्रावती नदी। लेकिन आप सोचो, इतना आपके वर्षों के बाद, कई हजार वर्षों से आपके नदी बह रहा है, कई बार इतना पानी, आप तो इसका पानी का एरिया छोटा होगा, पहले तो और भी ज्यादा था आपका, फिर भी ये जो आपका चट्टान है यहाँ पर ऐसा, ये जो चट्टान बने जो बह रहा है, इस चट्टान को क्या मजा लो आपका तोड़ पाए, इस चट्टान को तोड़ ही नहीं पा रहा है आपका। क्यों इस चट्टान को नहीं पा रहे, क्योंकि चट्टान अत्यंत कठोर, सबसे ज्यादा कठोर है, और इस चट्टान के अंदर हम आपका देख सकते हैं आर्कियन, और आपका किससे बना है आपका, धारवाड़, तो इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें लौह अयस्क टाइप के गुण है, मतलब इस चट्टान की कठोरता का कारण है, इसके अंदर जो धातु और खनिज जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, मतलब ये चट्टान इतना कठोर है कि नदी इसको तोड़ ही नहीं पा रही। लेकिन वही अगर आपके चट्टान कडप्पा चट्टान होते, नदी कब का तोड़ कर इसको सपाट कर देती हो।
क्लियर। और इसलिए हम आपका बस्तर में देखेंगे तो पूरा बस्तर का जो पठार है ये सब बीहड़ एरिया है आपका, मतलब कठोर है, और इसलिए हमको सबसे ज़्यादा जलप्रपात हमको कहाँ दिखाई देगा, बस्तर में ही दिखाई देगा। लगभग हम बोल सकते हैं बस्तर में आपका 100 से भी ऊपर जलप्रपात है, जिनको आप बहुत सारा पढ़ते रहते हैं। तो 100 से भी ऊपर जलप्रपात है, उसको ध्यान पे रखना है। 3 तो प्रमुख है, उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी जलप्रपात है, उनको मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसको लिख लेंगे, आपके किताबों में भी मिलता है वो, लेकिन आपको उसका नदी हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ जहाँ नदी इंपॉर्टेंट उसको हमने बता दिया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाएंगे, इसको ध्यान रखना। 100 से ऊपर बोल रहा हूँ ना, उससे भी ज्यादा 200-300 भी हो सकते हैं। छोटे छोटे जलप्रपात को हमने गिना भी नहीं है, क्लियर। क्योंकि जहां जहां इस तरह से संरचना पाई जाएगी, जहां पानी थोड़ा सा बहेगा, क्लियर, आप पंप भी चालू कर दोगे तो भी क्या बन जाएगा, आपका जलप्रपात बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कौन कौन से जलप्रपात है, ध्यान सुनेंगे। पहला तो चित्रकूट को ध्यान रखेंगे। दूसरा तीरथगढ़, कहाँ है आपका, ये भी बस्तर जिला में है, मुनगा बहार नदी। सात धारा, सप्तधारा, सप्तधारा मतलब 7 धाराओं से बना है। तो एक है आपका शिवधारा, शिवचित्र धारा, कपिल, बाण, ठीक है, बोध, कृष्ण और आपका एक शिव। तो शिव, शिवचित्र, ये 2 हो गए आपके। फिर उसके बाद है कपिल है, बाण है, बोध है और आपका क्या है, कृष्ण। तो आपके कुछ ऐसे नाम रख दिए हैं ना, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको आप नाम रख लेंगे। एक ये हो गया। दूसरा और क्या क्या है, यहाँ पर हम आपका देखेंगे, आपका तांबड़ा घूमर है, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा आपका, दंतेवाड़ा बस्तर। तांबड़ा घूमर, मेदनी घूमर, महादेव घूमर, ये सब बस्तर में। तांबड़ा घूमर, मेदनी घूमर, महादेव घूमर, ये सब बस्तर में मिलेगा। कहाँ हमको, जलप्रपात, क्लियर। बस्तर के जलप्रपात हो गए, दंतेवाड़ा के जलप्रपात हो गए। अब हम आपका देखते हैं कांकेर। कांकेर, कांकेर में एक नदी बहती, दूध नदी। कहाँ से बहती, मलाज कुंडम से बहती है। तो मलाज कुंडम से बहती मतलब वहीं पास मलाज कुंडम जलप्रपात, कांकेर। कांकेर में है मलाज कुंडम जलप्रपात, दिमाग में याद रखना, कांकेर दिमाग में दिखना चाहिए, मलाज कुंडम जलप्रपात। दूसरा वहां मिलेगा चर्रे मर्रे जलप्रपात। क्या है, चर्रे मर्रे, 2 ही इंपॉर्टेंट है। कई जगह बुकों में चर्रे मर्रे को नारायणपुर लिख दिया, बिल्कुल गलत है, वो आपका कहाँ है, कांकेर पे ही है। तो कांकेर में मिलेगा चर्रे मर्रे। और क्या मिलेगा आपको, आपका कांकेर में आपका मलाज कुंडम जलप्रपात। फिर हम आ जाते हैं आपका नारायणपुर। तो नारायणपुर में हम आपको यहाँ पे मिलेगा आपका खुरसेल घाटी, तो खुरसेल जलप्रपात। तो नारायणपुर में क्या है, कुरसेल, कुरसेल, कुरसेल पढ़ाया था आपका जाटलूर के पास, यहीं पास कुरसेल। तो कुरसेल घाटी के पास आपका कुरसेल जलप्रपात वहां पर है, क्लियर। एक और हम आपका ध्यान में आपका आपका मिलपुल पाड़ा, हांदा मिलपुल पाड़ा। मिलपुल पाड़ा भी कहाँ मिलेगा आपका, मिलपुल पाड़ा भी कहाँ मिलेगा हमको, आपका नारायणपुर। तो मिलपुल पाड़ा याद रख लेना। अब हम आ जाते हैं बीजापुर। तो बीजापुर में हमारा यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, बीजापुर में ध्यान रखेंगे ना। बीजापुर में एक तो आपका क्या मिलेगा, एक तो है बोबतुंग, बोबतुंग, बोगतुंग या बोमतुंग बोल लिखा जाता है कई जगह, तो बोमतुंग या बोंगतुंग जलप्रपात। दूसरा हांदावाड़ा, हांदावाड़ा जलप्रपात। और तीसरा है लंकापल्ली जलप्रपात। तो लंकापल्ली जलप्रपात बीजापुर में, लंकापल्ली जलप्रपात, क्लियर है ना। हांदावाड़ा जलप्रपात और फिर एक और क्या जलप्रपात है आपका, यहीं पर बोमतुंग जलप्रपात। तो 3 जलप्रपात वहां हो गया। मैप में याद हो जाएगा, दिमाग में मैप को लेकर जाओ, वहां पर आपको दिमाग में क्लियर करेगा, क्लियर है, क्लिक करेगा, तो वहां पर उसको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं सुकमा। तो सुकमा में कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे ध्यान देंगे, सुकमा में सबरी नदी पर है। तो एक है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात। क्या है, गुप्तेश्वर, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुप्तेश्वर। फिर यहीं पर है रानी दरहा, तो रानी दरहा जलप्रपात, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात है। और क्या है साथ साथ आपका रानी दरहा जलप्रपात। एक आध और जलप्रपात हो सकता है, उसको आप लोग देख लें। बहुत सारे जलप्रपात है, बुकों में आपको मिलेगा, उसको एक बार देख लेंगे, वो कोई आपको ज़्यादा टफ नहीं है, याद करते जाएंगे तो हो जाएगा। आप मैप बनाएंगे, मैप में उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, क्लियर है। तो इतने सारे जलप्रपात को याद रखना है। जलप्रपात के बाद मैंने पढ़ाया था कि भाई हम उसको प्रयोग करते हैं पानी को स्टोर करके, तो क्या बना लेते हैं, परियोजना। तो देखेंगे कुछ प्रमुख परियोजना। तो हम आपका बस्तर में देखेंगे तो बस्तर संभाग में परियोजना के नाम पर कुछ नहीं है, कोई खास परियोजना वहां पर दिखाई नहीं देता। अब हम देखेंगे कौन कौन सा परियोजना बना रहे हैं, तो इसको देखें यहाँ पर। तो ये एक है नारंगी नदी और आपका इंद्रावती, और दोनों के बीच में हम आपका बनाया है परियोजना यहीं पास। और पहला परियोजना है, इसको बोलते हैं केसार टेढ़ा, केसार टेढ़ा परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है केसार टेढ़ा परियोजना, क्लियर है ना। अब हम आगे जाएंगे, जैसे हम आपके
ये है आपका जगदलपुर और ये है आपका बस्तर दंतेवाड़ा, दोनों के बीच हम एक और परियोजना बनाए, इसको केसार टेढ़ा लिख लेना। इसको बोलते हैं बोध घाट आपका परियोजना। ये छत्तीसगढ़ का एक सबसे प्रमुख है आपका बोध घाट परियोजना और पूरे बस्तर का सबसे बड़ा आपका परियोजना है बोध घाट परियोजना। यहाँ पर आपका जल विद्युत आपका प्रस्तावित है, लगभग 500 मेगावाट, लगभग 500 मेगावाट ना आसपास क्या बनाया जा रहा है वहाँ पर जल विद्युत प्रस्तावित है बोध घाट परियोजना। तो आपका इंद्रावती नदी पर ही दोनों है, केसार टेढ़ा है और बोधगढ़, बाकी कहीं भी आपका क्या नहीं है आपका यहाँ पर परियोजना नहीं, छोटे मोटे है बहुत ज़्यादा और इस वजह से यहाँ पर कोई खास हमको परियोजना दिखाई नहीं देता। दोनों इंद्रावती नदी पर है, क्लियर, इंद्रावती नदी वहाँ प्रमुख है, बन जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं सिंचाई की दृष्टि, थोड़ा सिंचाई भी देख लेते हो, अभी बता देता हूँ ना आप लोग को, सब यहीं पढ़ा दे रहा हूँ ना आप लोग को, ये सब बार बार चलेगा। अभी महानदी के मैदान में फिर वही पढ़ाऊंगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, रट्टा मार दिमाग में एकदम रटा जाएगा। अरे फिर चट्टान पढ़ना है, फिर मिट्टी पढ़ना है, फिर खनिज पढ़ना है, फिर उद्योग पढ़ना है, फिर परिवहन पढ़ना है, एकदम क्लियर होता जाएगा। अभी पहला टाइम पढ़े इस वजह से थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, क्लियर है ना। तो बन जाएगा सिंचाई। तो सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो आपका पूरा पिछड़ा हुआ है आपका क्या बस्तर, क्योंकि हमने कोई परियोजना बनाया नहीं, दो है, दोनों अभी आपका तो चल भी नहीं रहा आपका। और सबसे कम आप आपका कम देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम परियोजना है आपका या सबसे कम सिंचाई देखेंगे तो वह है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला जहाँ सिंचाई नहीं होता, वहाँ पर कितना प्रतिशत सिंचाई हो रहा है, 0%, मतलब सिंचाई हो ही नहीं रहा आपका, और इसलिए दंतेवाड़ा में सिंचाई नहीं होता। बाकी जगह भी वही है, दंतेवाड़ा में 0%, सुकमा में 1%, बीजापुर में 1-2% होगा, नारायणपुर में 2-3% होगा, बस्तर में 2-3% होगा, सब जगह ऐसी है। तो इन लोग यहाँ सबसे कम आपका है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो दंतेवाड़ा है 0%। भले बोध घाट बन रहा है लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, सिंचाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कृषि लायक जगह ही नहीं है और आपका वहाँ पर हम बना भी नहीं पा रहे हैं क्या आपका नहर वगैरह, तो दंतेवाड़ा सबसे कम है। अब भाई देखो पूरा पठारी क्षेत्र है, इसको ध्यान रखो, पूरा पठार है, बस्तर को दिमाग में रखना है, पूरा आपके जंगल उगे हुए याद रखना है, यहाँ पर घने जंगल है, यहाँ पूरा खतरनाक पहाड़ है, यहाँ पर आपके पहाड़ है, पूरा घाटी है, यहाँ पर ये छोटी छोटी नदियाँ भरी, बस छोटा सा मैदान है आपका। अब देखो यहाँ पर जब आपका इतना ज़्यादा क्या है, आपका घाटी है, पठार है, तब हम आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको सिंचाई भी नहीं हो रहा है, बिजली भी आपको क्या बहुत मुश्किल से जा पा रहा है, और इसलिए हम यहाँ पर ऐसी योजनाएं चलाते हैं ताकि यहाँ पर क्या कर सकें, हम बिजली प्रोवाइड कर सकें या फिर हम सिंचाई सुविधा शुरुआत कर सकते। देखो सिंचाई हम यहाँ पर देखें किस प्रकार होगा ना, तो इसलिए इस क्षेत्रों में, बस्तर वाले क्षेत्रों में हम क्या चलाते हैं, आपका सौर विद्युत, सौर पंप का हम प्रयोग करते हैं, जो सौर पैनल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और क्रेडा ने आपका सबसे पहले आपका बस्तर क्षेत्र के लिए ही सौर ऊर्जा के लिए संचालित होने वाले आपके यहाँ पर पैनल लगाए हैं ताकि सौर ऊर्जा प्राप्त हो। दूसरा जो आपके जल सिंचाई कुएं वगैरह लगाए, तो कुआं वगैरह के लिए जो घाटी या फिर बहुत पहाड़ दुर्गम क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या किया जा रहा है, आपका यहाँ सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और इसलिए CGPSC 2015 में भी पूछा गया था कि, या CMO में भी आया था कुछ समय पहले, कौन सा ऊर्जा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आपका कार्य किया जा रहा है, तो उसका आंसर है सौर ऊर्जा। पवन वन ऊर्जा नहीं लगाना है, अभी बस्तर में पवन ऊर्जा उतने खास नहीं चल रहा है, बाद में हम प्रस्तावित करें कि यहाँ पवन ऊर्जा को अभी प्रयोग करेंगे। तो CMO में पूछा गया था, उससे पहले एग्जाम में पूछा गया, तो उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम उस तरह से काम करेंगे। बिजली खंभे हम नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि पहाड़ है भाई, देखो पहाड़ कैसे है। अब माना कि आप बिजली खंभा लेकर जा रहे हो, अचानक से इतना बड़ा सा पहाड़ आ गया, आप कैसे लेके जाओगे बताओ, ऐसे ऐसे थोड़ी खंभा लगाओगे, ऐसे ऐसे लगाओगे तो खंभा आंधी तूफान आएगा तो गिर जाएगा पूरा का पूरा, और आदमी लोग जो यहाँ रहेंगे उन लोग भी नहीं पड़ जाएंगे। अब ऐसे तो लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर संसाधन, क्योंकि जहाँ पर दुर्गम है, ऐसा है, बीहड़ है, कुछ माना कि ये ऐसा, ये माना कि अब यहाँ कैसे ले जाओगे, सड़क भी नहीं बना पाओगे, सड़क थोड़ी ऐसे ऊपर जाके नीचे गिरोगे, काटना पड़ता है ना हम लोग को, देखना पड़ेगा शहर। अगर आप लोग को पता है, यदि हम आपको पहाड़ जाते हैं पार करते हैं तो कैसा बनता है सड़क, ऐसा 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 कर करके हम लोग आपका उस पार जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग केशकाल घाटी देखोगे, केशकाल घाटी कुछ ऐसा है, तो क्या हम लोग सीधा गाड़ी को चढ़ा देते हैं क्या, नहीं, हम लोग जाएंगे पहले थोड़ा सा काटेंगे, यहाँ पर ऐसे घुमा घुमा कर धीरे 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 ऐसे पहुँचेंगे, यहाँ गाड़ी पहुँच जाती है हमारी, और गाड़ी जब पहुंची तो उसके बाद हम लोग सीधा हम लोग ऐसे जाते हैं। ये हमारा मैदानी इलाका है, हमारा बस्तर का पठार में हम लोग ऊपर में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कब उतरेंगे, इंद्रावती नदी आसपास आएगी तब, और उसके बाद कब उतरेंगे, फिर आपका सुकमा के पास, तब तक हम ऊपर में ही चढ़े रहते हैं। समझ आया बस्तर आप लोग को सब चीज पढ़ना है ना, बस्तर में एक चीज को नहीं करना है आपको, हर चीज को मैं यहाँ पर पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। नदियाँ समझ आ रही है आप लोग को, सबसे लंबी नदी इंद्रावती, फिर आपका सबरी, फिर आपका क्या है कोटरी। किसकी सहायक है सब, आपकी गोदावरी की। इनकी छोटी छोटी नदी नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, जाटलूर, शंखनी, डंकनी, तालपेरू और आपका चिंतावागु, क्लियर है।
तो यहाँ तक आपका ये हो गया, परियोजना हो गया है। अब क्या बच गया है जो इंपॉर्टेंट है भाई पढ़ना, बस्तर हम किस नाम से जानते हैं, बस्तर को हम आपके जनजातियों के नाम से जानते हैं। अब पढ़ ही ले रहे हैं तो जनजातियों को भी पढ़ ही लेते हैं ना, ठीक है, जनजाति भी देख ही लेते हैं एक बार। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बस्तर में कहाँ कहाँ ट्राइब्स पाया जाएगा। पहला तो आप देखो यहाँ पर एकदम घनघोर जंगल है, अबुझमाड़ की पहाड़ी, और यहीं पर आपके वहाँ पर कुछ लोग निवास करते हैं और इसलिए अबुझ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको कौन सी जनजाति मिलेगी, अबुझमाड़िया जनजाति मिलेगी। समझ आएगा अबुझमाड़िया कहाँ मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं, अबुझमाड़ का पर्वत है, पहाड़ है, वहीं पर आपको जो जंगल है वहीं पर अबुझमाड़ की पहाड़ी है, तो अबुझमाड़िया उसी के नाम पर। अबुझमाड़िया जो है आपकी जस्ट आपका नारायणपुर में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर मैप काट लेना पहले एक बार, देखो फिर मैप बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए। ये क्या है बताओ, कांकेर जिला है, क्लियर है ना, यहाँ तक जाता है ना कांकेर, थोड़ा ऐसा लंबा है, ये कांकेर है लगभग ऐसा, थोड़ा सा गरियाबंद पड़ेगा, सॉरी धमतरी है, ठीक है ना, कांकेर। चलो ऐसा बना लेते हैं फिलहाल, अभी हमारा काम चल जाए ना, यही पढ़े। उसके बाद इधर क्या है बताओ भाई, ये है कोंडागांव, ये क्या है आपका बस्तर, ये क्या है आपका दंतेवाड़ा, ये क्या है नारायणपुर। दंतेवाड़ा इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है, लगभग दंतेवाड़ा है। ये क्या है आपका बीजापुर, और बीजापुर ये है, और ये आपका सुकमा। बस्तर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ये, ठीक है ना, आ रहा समझ, लगभग ऐसे ही बना लो अभी रफली, क्योंकि मैंने बताया था इन दोनों की सीमा लगती है, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, बन जाएगा। अब हमारे 7 जिले बताओ, अबुझमाड़ की पहाड़ी क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अबुझमाड़िया, तो ये अबुझमाड़िया जनजाति, अबुझमाड़िया जनजाति बताओ भाई कौन सा जिला मिलेगा, नारायणपुर मिलेगा। क्लियर, अबुझमाड़िया जनजाति, तो जस्ट उसके नीचे हम आपका देखेंगे तो यहाँ पर एक और जनजाति पाई जाती है, इस जाति का नाम है माड़िया जनजाति। क्या है आपका, माड़िया, तो माड़िया आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा माड़िया, तो क्या मिलेगा, माड़िया। बस्तर में मिलेगा दंतेवाड़ा में, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया। देखो कितना अच्छा नाम है, हम लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। क्लियर है, तो अबुझमाड़िया इस क्षेत्र में नारायणपुर बीजापुर के आसपास मिलेगा, दंडामी माड़िया आपका दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा के आसपास मिलेगा। माड़िया कहाँ मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, थोड़ा सा कोंडागांव। अब हम आपका देखेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में ये मुड़िया, ये सबसे फेमस जनजाति, सबसे प्रमुख जनजाति पूरे बस्तर की, मुड़िया। मुड़िया हमको देखो बेसिकली हमको कहाँ मिल रहा है, कोंडागांव, नारायणपुर, और यहाँ पर हमको बस्तर में भी, और थोड़ा सा दंतेवाड़ा, जहाँ लिख रहा हूँ मतलब आसपास को क्षेत्र को देखना है। तो मुड़िया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो एक अबुझमाड़िया देखो पहाड़ों में मिलेगा, पठारों में मिलेगा, अबुझमाड़िया मैदान पे थोड़ा कम मिलेगा, दंडामी माड़िया, माड़िया और फिर आपका मुड़िया, तो यहाँ पर इनका निवास है। तो ये प्रमुख जनजाति है। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी जनजाति भाई, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलता है दोरला जनजाति। क्या जनजाति है, दोरला, बस्तर वाला क्षेत्र में जो उड़ीसा से लगा हुआ है, तो दोरला जनजाति ये आसपास मिलेगा। दोरला के साथ हमको यहाँ पर क्या मिलता है आपका, धुरवा जनजाति। तो धुरवा हमको कहाँ मिलेगा, एक तो आपका सुकमा में भी मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, इस क्षेत्र में आपका धुरवा जनजाति। तो धुरवा जनजाति है, दोरला जनजाति है, ये 2 जनजाति ध्यान रखना है। एक और जनजाति याद रखना है, परजा। क्या है आपका, परजा। परजा थोड़ा ऊपर पाया जाता है यहाँ पर, जो आपका क्या भारी है आपका, इंद्रावती, तो यहीं पे लिख लेते हैं परजा। परजा भी कहाँ पाया जाता है, बस्तर में। आपको ऐसा नहीं पूछेगा पर्टिकुलर एक आध जिला को, पूछा जाएगा परजा कहाँ, किधर, बस्तर में पाया जाता है, मतलब बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो परजा, धुरवा, दोरला, ये 3 को ऐसे याद रख लेंगे। अबुझमाड़िया, दंडामी माड़िया, मुड़िया, माड़िया, अबुझमाड़िया, दंडामी माड़िया, माड़िया, मुड़िया, दोरला, परजा, धुरवा, दोरला, परजा, धुरवा। तो 3 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ हो गए, 7 हो गए। ये धुरवा वगैरह नीचे भी पाए जाएंगे। अब हम आपका देखते हैं क्या पाया जाएगा एक और, ये जो यहाँ पर गोदावरी नदी आपका बह रही है ऐसा यहाँ से, तो गोदावरी नदी का नाम पर यहाँ पर एक जनजाति, गदबा जनजाति, गदबा, बेसिकली बीजापुर सुकमा में मिलेगा गदबा जनजाति, गोदावरी से गदबा, तो गदबा जनजाति याद रखेंगे। और कौन कौन से जनजाति भाई देखो, ये पूरा आपका कांकेर, कोंडागांव, इस क्षेत्र में हमको मिलता है आपका हल्बी जनजाति, हलबा बोल सकते हैं, बहुत फेमस है ना आपका, हलवा पूछा ही जाता है। यहाँ पर पूरा मिलेगा इन क्षेत्रों में आपका, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है, हलवा मिलेगा। कोंडागांव भी इस क्षेत्र में मिलेगा, इस क्षेत्र में ऊपर भी मिलता है हलवा। तो कांकेर में क्या मिलेगा, हलवा। अब हम आपका देख लेते हैं कोंडागांव क्षेत्र में और क्या मिलेगा इधर, तो यहाँ पर हमको कोंडागांव में कुछ और मिलेगा। यहाँ पर हमको मिलता है कोंडागांव में आपका, एक तो मिलेगा आपका कमार जनजाति, जो धमतरी और गरियाबंद में भी है, और आपका कांकेर और थोड़ा सा कोंडागांव में मिलेगा। धमतरी और कोंडागांव लगा हुआ है ना यहाँ पे, भले मैं नहीं बनाया लेकिन आपको समझना है। क्लियर, तो कमार जनजाति मिलेगा। क्या मिलेगा, कमार, बहुत फेमस है कमार, गरियाबंद में पाया जाता है कमार। क्लियर, कमार के साथ यहाँ पर हमको मिलेगा भुंजिया, जो भूंज डालते हैं अपने हाथ पैरों को, तो भुंजिया, तो कमार, भुंजिया। फिर एक और मिलता है भुइया,
भूइयाँ जनजाति, ठीक है ना। जमीन खोद के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनको बोलते हैं भूइयाँ, जो जमीन के अंदर रहते हैं। कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे कभी आप लोग, जो जमीन खोद कर जो आपका खोदने का भी काम करते हैं और जमीन खोद कर एक घर बनाकर भी रहते हैं, तो उनको बोलते हैं भूइयाँ। जो अपने हाथ पैर को दागने का काम करता है, यदि उनका हाथ पैर कोई दर्द दे तो हंसिया को गर्म करेंगे और दाग देंगे, समझ रहे हैं, दागने का काम। तो जो दागने वाला काम है, जो अपने हाथ पैर को भूंज देते हैं, मतलब भूंजिया। कमार आप लोग देखे होंगे, ये लोग बांस वगैरह का काम करते हैं। कमार लोग बहुत अति पिछड़े हैं ना, आपका विशेष पिछड़ी जनजाति में एक आता है कमार, और दूसरा तो अबुझमाड़िया है ही, उसको बताऊंगा आप लोग को। तो कमार, भूंजिया, भूइयाँ। और एक और जनजाति पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भतरा। क्या है आपका? भतरा। तो भतरा हमारा कहाँ से? आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र से जो लगा हुआ है, ये उड़िया से आया, मतलब उड़ीसा से आया हुआ जनजाति है ये आपका भतरा, और इसकी बोली भी है भतरी। तो इसको ध्यान रखेंगे। इन तीनों को आप बोल सकते हैं B3 याद रख लो। दोरला, परजा, धुरवा याद रख लेना एक साथ। कमार को याद रख लेना, हलवा याद रखना, और ये आपके इतने सारे जनजाति सबसे प्रमुख जनजाति है। ओवरऑल अगर पूरा देखा जाए तो गोंड जनजाति भी पाया ही जाएगा। गोंड जनजाति तो सब जगह पर छत्तीसगढ़ में, तो गोंड जनजाति ओवरऑल पाया ही जाता है। आ रहा है समझ आप लोग को कौन कौन सी जनजातियों को पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है अबुझमाड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, भारत की सबसे विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। कुल विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी छत्तीसगढ़ में? विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी छत्तीसगढ़ में? आप लोग बताएंगे कितना है? 5 है। और पूरे भारत भर में कितना है आपका? 75 है। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। पूरे भारत भर में 75 जनजाति विशेष पिछड़ी है, उसको बताऊंगा आपको विशेष पिछड़ी है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो अबुझमाड़िया, दंदामी माड़िया, माड़िया, मुड़िया, दोरला, परजा, धुरवा। मैप पे बना के याद करेंगे, जल्दी याद होगा। दोरला, परजा, धुरवा। यहाँ पर है कमार, भुंजिया, भुइयाँ, भतरा। यहाँ पर है हलवा और यहाँ पर है गदबा। क्लियर है? गदबा गोदावरी से हलवा, हलवा लोग जानते होंगे, हल्बी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। कांकेर पूरा हलवा क्षेत्र है। कांकेर में मुड़िया उड़िया भी पाए जाएंगे ना। कमार, भुंजिया, भुइयाँ, भतरा। भुइयाँ जमीन के अंदर, और भतरा जो आपका यहाँ पर, भतरा मतलब यहाँ पर जो भित्र से आपका निकला है, मतलब ये आपका सेवक होते हैं। सेवक मतलब पालकी वालकी ढोने का काम करते थे आपके जो राजा, जो गोंड राजा होते थे आपके, जो राजा होते थे वो बेसिकली जैसे काकती वाले भी थे, उससे पहले जो भी राजा उनके सेवक के रूप में काम करते हैं, ये भतरा जनजाति। भतरा नाट होता है इनका, आपका उड़ीसा से आया हुआ है, ये भी पूछा जाता है। लास्ट ईयर हल्बी को पूछा गया था ये कौन से भाषा परिवार का है, तो हलवा है आपका आर्य भाषा परिवार। तो जनजातियों को हम आपके 3 भागों में बांट कर देखेंगे ना, आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ना है आपको, सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आजकल, आपको समझना है। तो भाषा परिवार में हम बांट के रखते हैं किसको? मतलब वो जो भाषा बोलते हैं, जिस भाषा परिवार से संबंधित है। तो कितने भाषा परिवार होते हैं? 3 भाषा परिवार। एक होता है आर्य भाषा परिवार, पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार, जो द्रविड़ लोग होते हैं, ठीक। और तीसरा होता है मुंडा भाषा परिवार। बेसिकली जनजाति हमारे भारत में 3 ही होते हैं, तो आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा। अब हम आपका देखते हैं आर्य भाषा परिवार। तो बस्तर में कौन कौन सा ऐसे जो जनजाति हैं जो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है? तो वो 2 ही जनजाति हैं। एक है हलबा, ये पिछले साल ही प्रश्न आया था, कई लोग ने इसको गलत करके आगे इसको द्रविड़ मार के आ गए। द्रविड़ का मतलब हमको क्या लगता है? देखो भाई, ये भारत है, ये भारत के जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? द्रविड़न। ऊपर वाले भाग पहले क्या कहलाते थे? आर्य, आर्यन कहलाते थे, और नीचे वाले द्रविड़न। तो हम नीचे जितना दिखते हैं सबको द्रविड़ मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझना है आप लोग को। क्लियर है ना? तो आपका हलवा, तो आर्य भाषा परिवार में कौन आ जाएगा? आपका हलवा। और दूसरा कौन आता है आर्य भाषा परिवार में? तो आर्य भाषा परिवार में आता है भतरा। कौन आ जाएगा? भतरा। तो भतरा भी आ जाएगा। उसके साथ साथ आपका कमार भी आएगा ना, कमार भी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो कमार, तो 3 को याद रखना है, हलवा, भतरा, कमार है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब मुंडा भाषा परिवार में देखें तो मुंडा भाषा परिवार एक याद कर लेना, गदबा। अधिकतर मुंडा भाषा परिवार आपका झारखंड से संबंधित है ना, झारखंड राज्य, वहीं पर मुंडा मिलेगा। लेकिन एक मुंडा जो उत्तर सरगुजा वाला झारखंड में जो वो मुंडा भाषा, लेकिन एक गदबा यहाँ पर याद रखेंगे। कैटेगराइज पढ़ाऊंगा ना आगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी बस सुनो आप लोग, बस अभी आप लोग को आराम से सुनना है क्या क्या हो रहा है अभी इस जनजाति के मामले में ना। बाकी आपको फिर से मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर चलेगा चीज़ें, ताकि दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। फिर बताऊंगा भाषा परिवार क्या होता है, क्यों कैटेगराइज किया गया, कौन कौन सी परिवार हैं, पूरे पढ़ेंगे ओवरऑल। लेकिन अभी आप समझो, तो मुंडा भाषा परिवार में कौन आएगा? गदबा। और बच गए सब आपके क्या हैं? आपके द्रविड़। तो आपका अबुझमाड़िया द्रविड़ है, मुड़िया द्रविड़ है, दंडामी माड़िया द्रविड़ है, माड़िया द्रविड़ है, दोरला, परजा, धुरवा, सब क्या है? आपके द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर ना? आगे मैं पढ़ाऊंगा, 2 को स्पेसिफिक याद रखना है, तो गदबा को, हलवा, भद्रा और कमार को। क्लियर है? तो बन जाएगा आपका यहाँ पर
जनजाति भी बन जाएगा। आ रहा है बस्तर समझ आपको, बस्तर के लिए पिक्चर बनाना है ना दिमाग में कि बस्तर को समझे कैसे अपन, ठीक है ना। पहले भूगोल को लेकर चलना है, भूगोल में पर्वत पठार कैसा है, नदी कैसे बह रही है, किस टाइप का मिलेगा। फिर खनिज देखे, खनिज की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। खनिज के बाद हमने आपका देखा, फिर से मैं रिकॉल करो ना, उद्योग को देखे, कोई खास उद्योग नहीं, जिस हिसाब से खनिज है सब हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं विदेशों को, क्लियर है। आ ही नहीं रहे तो उद्योग लगेगा नहीं। परिवहन में कुछ है नहीं, नाम मात्र का परिवहन है, 2 ही सड़क है 63 और 30, और रेलवे के लिए आपका मात्र भी खनिज के लिए आपको उत्पादन होता है। और क्या है आपका, फिर हम देखें वन, सबसे ज़्यादा वन मिलता है, बहुत वन उत्पाद है, खूब यहाँ से पैसा मिलता है छत्तीसगढ़ सरकार को, क्लियर है। वन के बाद हमने आपका क्या देखा भाई, यहाँ पर जलवायु देखी, काफ़ी अच्छी जलवायु रहती, तापमान कम है, वर्षा खूब होता है, मतलब ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। फिर हमने देखा नदी, नदी पढ़ लिए, नदी के बाद जलप्रपात, परियोजना, परियोजना के बाद हम यहाँ पर ट्राइब्स को देख रहे हैं, जो ट्राइब बहुत महत्वपूर्ण है, इस ट्राइब को आपको ध्यान में रखना है। बन जाएगा, बनाना है, नहीं बन रहा है तो भी क्लियर है, बन जाएगा। अब बताओ, पूरा का पूरा बस्तर में जनजाति ही जनजाति भरा पड़ा हुआ है, पूरा ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। जब यहाँ पूरा ट्राइब ही ट्राइब रहते हैं तो ये क्षेत्र आपका क्या होगा भाई, पूरा जनजातियों से आपका भरा पड़ा, इसलिए इसको जनजातियों का क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीप। स्वालवन का द्वीप तो कहा जाता है, लेकिन एक और द्वीप क्या कहा जाता है, जनजातियों का द्वीप भी बस्तर को कहा जाता है, क्लियर है। अब मैंने बताया था भाई यहाँ पर हमको प्रशासन में थोड़ा सा देख लेते हैं ना, अभी काम आ जाएगा, यहीं से खत्म कर देते हैं। प्रशासन में देखें तो प्रशासन में हमको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है। प्रशासन में हमने आपका देखा था, एक तो विधानसभा होता है जो आपका भूपेश बघेल चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने, और दूसरा लोकसभा होता है जो आपका नरेंद्र मोदी ने अभी लड़ा था। तो आपका लोकसभा विधानसभा को ध्यान रखना है जहाँ पर चुनाव हुआ था। विधानसभा में हम आपका देखें तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में टोटल सीट कितने हैं, 90, और 90 में से 12 सीट कहाँ है, विधानसभा सीट आपके पूरे बस्तर संभाग में, मोहल्ला मानपुर को भी छोड़ के चल रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। और आपका लोकसभा में भी देखें तो छत्तीसगढ़ में देखें ना, मैं छत्तीसगढ़ में तो 11 सीट है, और 11 में से 2 सीट आपका लोकसभा का सीट कहाँ है, आपका बस्तर संभाग को लेकर चल रहा है। 12 में भी मैंने बताया था, 12 में से क्या है भाई बताओ, 11 आरक्षित है। किन के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, क्योंकि पूरा अनुसूचित जनजाति तो यहीं पाए जाते हैं। एक क्या है आरक्षित, जो आपका जगदलपुर है, जहां पर थोड़ा शहरी लोग हैं, मतलब वहां पर उनकी जनसंख्या थोड़ी कम है अनुसूचित जनजातियों की, तो एक आ जाएगा आपका जनरल, और बाकी पूरा 11 क्या है आपके आरक्षित। यदि यहाँ पर 2 आपका देखूं तो दोनों के दोनों क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है आपका आरक्षित, वहां पे कोई जनरल नहीं, यहाँ पर दोनों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अब हम आपका देखेंगे अनुसूचित जनजातियों, तो 2 आपके कौन कौन से सांसद, इनके नाम आपको अभी से याद रख लेना है। एक है आपका मोहन मंडावी, मोहन मंडावी मतलब कौन कौन सा सीट है, कांकेर, तो कांकेर सीट से कौन जीत गया भाई, मोहन मंडावी, ध्यान रखना है ना इसको भी, मोहन मंडावी, पूरा बस्तर ही खत्म कर देते हैं। और दूसरा हम आपका देखें, आपका कांकेर के बाद अगला हमारा क्या है आपका जगदलपुर, तो दूसरा है जगदलपुर, हमारा क्या सीट है आपका लोकसभा, और यहाँ पर हमारा कौन है, यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ पर है आपका दीपक बैज, दीपक बैज, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मोहन मंडावी और आपका दीपक बैज आपका क्या है, कांकेर से वहाँ है, दोनों के दोनों अनुसूचित जनजाति आरक्षित हैं, और इस वजह से आपका क्या हुआ है, आपका 2 सांसद। यहाँ वाले जो बस्तर वाले हैं, बस्तर वाले पूरा वोट डालेंगे, दंतेवाड़ा वाले पूरा वोट डालते हैं, बीजापुर वाले वोट डालते हैं, सुकमा वाले, इतने लोग किसको वोट डालेंगे, दीपक बैच के लिए, मतलब यहाँ पर पूरा जगदलपुर आपका लोकसभा, कोंडागांव वाले, नारायणपुर वाले, और आपकी ये जो कांकेर जिला वाले, ये सब किसको वोट डाले हैं, आपके मोहन मंडावी के लिए, मतलब वो कांकेर लोकसभा आ जाएगा, क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। अब देखेंगे भाई विधायक, 12 विधायक नाम बता सकता हूँ, लेकिन आपको काम का नहीं है, मतलब हमारे लिए पढ़ना ही नहीं, सीधी बात, किसको किसको पढ़ेंगे, पहला कहाँ पढ़ेंगे, इसको रब कर देता हूँ, क्लियर है। देखेंगे ध्यान से कहाँ पढ़ना है हमको, इसको देखेंगे ना, मतलब देखिए भाई कौन कौन हमारे लिए विधायक लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधायक से प्रश्न आता है ना, इसको लाइटली नहीं लेना। अलग से प्रशासन में तो पढ़ेंगे ही, प्रशासन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं ना, उस टाइम एकदम रिवाइज होगा, फिर बार जैसे एक बार बता दिया था रिकॉल हो गया, फिर एक बार बताऊंगा, फिर रिकॉल हो जाएगा, तो देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर अगर हम आपका देखेंगे तो यहाँ पर हमको किस टाइप का हमको मिलेगा, कौन कौन विधायक हमारे काम का है। अभी जो दंतेवाड़ा में जब चुनाव हुआ, तो दंतेवाड़ा में जब चुनाव हुआ तो भीमा मंडावी वहां से जीते थे, बीजेपी के विधायक। भीमा मंडावी के नक्सलियों ने क्या कर दी, हत्या कर दी, तो सीट खाली हो गया, तो यहाँ उपचुनाव हुआ। दूसरा जो चित्रकोट है, जो आपका चित्रकोट जलप्रपात, तो चित्रकोट विधानसभा भी है, तहसील है ना वो, तो चित्रकोट में भी आपका उपचुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ से दीपक बैज ने क्या हुआ था, विधायक का चुनाव लड़ा था, फिर सांसद का टिकट मिल गया, सांसद बन गए, तो यहाँ से सीट खाली हो गई। ये भी पूछा जाता है क्यों खाली हुआ है, तो आपका चित्रकोट से सीट खाली हो गया, ये दोनों सीट खाली हुए। इन दोनों जगह में क्या हुआ, उपचुनाव।
तो जब दंतेवाड़ा से उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर आपका कौन जीत गई, आपकी देहूती कर्मा, देहूती। तो देहूती कर्मा आपका क्या होगा, यहाँ से जीत गई, कहाँ से, दंतेवाड़ा से। और आपका यहाँ पर चित्रकूट से कौन जीत गए, आपके राजमन, राजमन या राजमन होगा, राजमन बेंजाम। नाम थोड़ा खतरनाक है, पढ़ना तो पड़ेगा, राजमन बेंजाम। तो चित्रकूट से कौन जीता है, राजमन बेंजाम। दंतेवाड़ा से कौन जीती है, देहूती कर्मा। कौन जीती है, देहूती कर्मा। ये दोनों कांग्रेस से है ना, देहूती कर्मा। और पूरे बस्तर के 12 सीटों में एकमात्र महिला विधायक कौन है, आपकी देहूती कर्मा है। कौन है बस्तर विधायक, बस्तर में एकमात्र महिला विधायक देहूती कर्मा। बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, पुरुष है। ये भी अनुसूचित जनजाति आरक्षित है, ये भी अनुसूचित जनजाति। जितने 12 सीट हैं सब पुरुष है, उनमें से एकमात्र महिला है देहूती कर्मा। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। तो ये महिला विधायक